आता है तब ये स्ट्राइक का मामला दिखाते हैं और इसके बाद भाई दिखाते हैं, डरवाते धमकाते हैं। पर विपक्ष को जो है हमेशा विरोध करने का अधिकार रहा है। हम भारतीय संविधान के तहत जो है, भारतीय संविधान के तहत हम स्वतंत्र हैं। जो है जो भी कार्य हम करते हैं भारतीय संविधान के तहत। इन्होंने भारतीय संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया है। जो है भारतीय संविधान हमारा खतरे में है। हमें अगर हमारे महापुरुष अगर इतनी लड़ाई न लड़ते तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। हम लोगों का परम कर्तव्य भारतीय संविधान को बचाने का। जौनपुर में श्री कला रेड्डी जी जीत रहे हैं। कृपा शंकर सिंह भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के पास एक कैडर बेस वोटर है। बहुत ज्यादा वोटरों का हार जीत का अंतर नहीं रहेगा। 10,000, 20,000, 30,000 का रहेगा जो है। और जिनमें कृपा शंकर सिंह तीसरे नंबर पे जाएंगे। धनंजय सिंह भारी पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल भारी पड़ेंगे, एकदम दो राय नहीं है, भारी नहीं पड़ेंगे। क्या और कोई भाजपा का वहां नहीं मिल रहा था? ऐसे अपराधी को ला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जिले में। जौनपुर जिले का नाम जब आता है तो पूरे देश में एक रंगबाज माहौल बनता है और इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर जिले की कचहरी में। यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि जौनपुर में चुनावी माहौल क्या चल रहा है, जौनपुर इस बार किस तरफ जा रहा है, किसको अपना सांसद चुनने की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पोलिंग की तारीख नजदीक आ रही है, लगातार प्रत्याशी लोगों से मिलना, लोगों के बीच पहुंचना शुरू कर दिए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे कि क्या चुनाव में ही प्रत्याशी नजर आते हैं, चुनाव के बाद जब जीत कर वो दिल्ली जाते हैं, उसके बाद दिल्ली से वो कितनी बार जौनपुर आते हैं और लोगों के बीच रहते हैं। तो पुख्ता जानकारी यहाँ से हमको मिलेगी। आइए हम आप बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? शारदा प्रसाद सोनकर, एडवोकेट। तो शारदा प्रसाद जी, जौनपुर में क्या माहौल है इस समय, चुनावी क्या माहौल है? चुनावी माहौल यहाँ यह है भैया कि ये सरकार के जितने झूठे वायदे थे, हमारी सरकार जो चल रही है इस समय प्रदेश में और केंद्र में, इसलिए जनता यहाँ बहुत रुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के से लोग रुष्ट हैं। लगभग 80% लोग रुष्ट इसलिए हैं कि पेपरबाजी के अलावा ये लोग कुछ नहीं करते, झूठी बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं करते। सर, रोजगार के नाम पे केवल वांट निकालते हैं, उसका लीक कराते हैं और उसको बंद कर देते हैं। इसलिए युवा यहाँ एकदम परेशान है। इसलिए इनका कोई रुझान नहीं है अभी तक पब्लिक के अंदर, क्योंकि इनकी भी 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया है ये सरकार। चाहे कुछ भी, पिछली सरकार हमारे बार को बनवाने के लिए पैसा दिया, रंगाई पोताई के लिए पैसा दिया अखिलेश यादव की सरकार ने। अखिलेश यादव सरकार ने 60 साल के अंदर जो भी अधिवक्ता मर जाते हैं उनको आज भी 5 लाख मिलता है। लेकिन ये सरकार ने कुछ नहीं किया। जो अखिलेश सरकार में जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मिला, जो विद्यालय मिला, जो तमाम चीजें मिली, उसका निर्माण उस समय तो हुआ। लेकिन जब सरकार चली गई तो ये लोग कुछ नहीं करे बयानबाजी के अलावा। आप क्या कह रहे हैं? मोदी जी तो कहते हैं कि पूरी तमाम तरीके से योगी जी के नेतृत्व में, और आप कानून की व्याख्या करते हैं, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है। ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग बड़े लोग हैं। योगी जी ने संविधान पढ़े हैं, न मोदी जी संविधान पढ़े हैं। संविधान हम लोग पढ़े हैं। बिल्कुल, हमारा संविधान इस समय जो काम कर रहा उसको भी वो लोग नहीं करने दे रहे हैं, उसको भी बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको, योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, हम नहीं कहते, मीडिया कहती थी कि 28 मुकदमे इनके ऊपर थे। जो मुख्यमंत्री बने मुकदमा हटा दिया गया। आप भी जानते हैं, हम दुनिया जानती है, हटा दिया गया ना। और ये लोग मंगलसूत्र की बात करते हैं। आप लोग मीडिया से आए, मंगलसूत्र का मतलब वो जानता है जो मंगलसूत्र को अपने पास रखता है। लेकिन हमारे मोदी जी भी, हमारे योगी जी भी मंगलसूत्र के बारे में कुछ जानते ही नहीं है कि ये मंगलसूत्र की क्या रक्षा करेंगे। मंगलसूत्र की वैल्यू क्या है? मंगलसूत्र की वैल्यू है कि एक पत्नी के गले में, एक जब विवाह करते हैं लोग, अपनी पत्नी के गले मंगलसूत्र के साथ वचन की कसम खाते हैं कि मैं जीवन बिताऊंगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो शादी ही नहीं की। मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा है मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। ये देश के लिए नहीं छोड़े हैं, अपने लिए छोड़े हैं। देश के लिए क्या छोड़े हैं? एक किसी आप अपनी औरत को शादी करने के बाद देश के लिए छोड़ देंगे? बताइए। अब कहेंगे हम नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं। खुद अपनी नारी को जो इज्जत नहीं देगा, दूसरी नारी क्या इज्जत देगा? आप ही बताइए। देगा? नहीं देगा ना। तो यही है। क्या लगता है इस बार माहौल बदलेगा देश में कि नहीं? माहौल एकदम बदलना चाहिए। हम अपने जनता से भी यही कहते हैं कि जो भी अच्छा काम करे वही माहौल का मतलब यही। हम भी चाहते हैं कि ऐसे झूठे नेताओं से
दूर रहिए, सावधान रहिए, इस देश को बचाइए। आप लगातार आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री आए हैं, जब देश के अंदर आपदा विपदा आदि है, तब ये अवसर खोजते हैं और अवसर खोजते खोजते वैक्सीन के नाम पर 500 करोड़ रुपए का आपदा में अवसर बना रहे हैं। आपदा में अवसर ही खोजते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। और हम सभी लोग कहते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाएंगे, कोई डॉलर नहीं विश्वगुरु बना देंगे। कोई नहीं बनाए हैं, ना तो ये बना पाएंगे। हमारे देश को बहुत बैक कर रहे हैं, जितना नहीं होना चाहिए वहाँ पहुँचा दे रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है और हमेशा ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि अभी ये तीसरी बार शपथ भी नहीं लिए हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकार को हटा देंगे और इस सरकार के खिलाफ जनता से अपील हम लोग कर रहे हैं कि मतदान करें और संविधान की रक्षा करें। क्या नाम हुआ चाचा आप? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह जी, आप एक अधिवक्ता हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, कानून की भरपूर समझ रखते हैं। क्या ये पॉसिबल है, संविधान बदला जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे ये माहौल बनाया जा रहा है कि आप बदल देंगे? कहने के लिए कुछ कभी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम तो कचहरी लड़ देंगे। हम लोग क्या करेंगे? संविधान हम लोग संविधान पढ़ के आते हैं ना, हम लोग कानून का कायदा पढ़ के आते हैं ना। कहने से बहुत कुछ कहा जा रहा है। कहते रहे कि हम 400 पार कर देंगे। होगा 400 पार? नहीं होगा। जौनपुर तो खुद हार रहे हैं। जौनपुर हार जाएंगे? बीजेपी हार रही है यहाँ से। कौन क्या? जिस तरीके से जौनपुर में एक माहौल बना हुआ है कि देखिए, जनता इनसे ऊब चुकी है। किसान तरसता है, नौजवान तरसता है, अधिवक्ता तरसता है। कोई है एक बता दें, कोई है किसान है, दिन रात रखवाली कर रहे हैं, गाय से, नीलगाय से, बंसगुरा से है। राम को लाए हैं वो। अरे राम को हम भी लाए हैं ना, हम भी लाए हैं। कहते हैं हम राम को लाए हैं। हम आस्था है ना, आस्था तो हम भी है ना। हम भी पूछते हैं भगवान को, राम को लाए हैं। ठीक, अच्छी बात है। हम तो उनको बधाई देते हैं, राम को लाए हैं। अच्छी किसको लाए हैं? वहाँ लाए, बनारस लाए, शंकर जी को लाए, सबको ले आए। हम तो बहुत अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, हम तो ये भी चाहते हैं, लेकिन लावे तो। जिस तरीके से जौनपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और आज उनका नामांकन है। कृपा शंकर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। बसपा से श्रीकला धनंजय सिंह जी प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि माहौल क्या होगा? लड़ाई त्रिकोणी होगी या एक तरफा जाएगा? लड़ाई होगी आमने सामने। अभी हम बताने लड़ाई होगी, सपा और बसपा की लड़ाई होगी। धनंजय सिंह भारी पड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल भारी पड़ेंगे, एकदम दो राय नहीं है, भारी नहीं पड़ेंगे, अवश्य भारी पड़ेंगे। श्रीकला जी यहाँ की हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे भी हैं और उनका चरित्र अच्छा है। और हम किसी वर्ग जात से नहीं मतलब करते। धनंजय माने कानून की निगाह में बुरे रहे होंगे या रहे हों, उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन वो बुरा रहने के बाद भी लोगों की बहुत मदद किया है यहाँ समाज, अन्य कई समाज के, चाहे एससी का हो, चाहे फॉरवर्ड का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, जो भी उनके दरवाजे गया है उसकी मदद उन्होंने जरूर किया है, इसमें दो राय नहीं है। तो उसका लाभ तो उन्हें मिलना है। अभय सिंह कहते हैं कि इस समय उत्तर भारत के सबसे बड़े डॉन है धनंजय सिंह। भाई हम अभय सिंह के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि मैं अभी अभय सिंह के बारे में हम लोग कुछ जानते ही नहीं। धनंजय के बारे में इसलिए जानते, धनंजय पड़ोसी हमारे हैं। हम लोग उनकी कोई किसी गुंडे की कोई करतूत पब्लिक नहीं देखती। जहाँ होता है कांड वहाँ के लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि किसी मामले में कहीं अपराधी रहे होंगे, उनके ऊपर कोई खतरा रहा होगा, तब जैसे हमको कोई मारने आएगा तो हम उसको जरूर मारेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से उनका भी निजी अपना रहा होगा, कुछ काम हो रहा होगा, कर लिए होंगे। लेकिन राजनीति के मामले में वो यहाँ सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, बसपा से सांसद थे वो। तो आज भी जब उनको चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, पहले वो बीजेपी से ही चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन कुछ लोग जो उनके खिलाफ थे उनको फंसा दिए, जबकि फंसाना नहीं चाहिए था। देखिए उसका उल्टा असर हुआ ना, हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी है। यहाँ दबाव पड़ा जज के ऊपर, वो मुकर गया, लेकिन हाई कोर्ट के जज सराहनीय काम किया, उनकी जमानत दिया। अब वो खुलेआम घूमेंगे, प्रचार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी तक श्रीकला जी अकेले चुनावी मैदान में थी, चुनावी रण में डटी हुई थी, एक वीरांगना की भांति ये कहा जा सकता है, क्योंकि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में पूरे एक
व्यवस्था का नेतृत्व कर रही थी, अब धनंजय सिंह मैदान में खुद हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों पद पत्नी साथ रह के चुनाव लड़ेंगे तो उनको पूरा बल मिलेगा। अगर आज वो जेल में बंद होते तो थोड़ा सहयोग कम मिलता उनको, लेकिन आज उनके समर्थक दिल खोल के उनका साथ दे रहे हैं और देंगे। माहौल बदल सकता है। जी जी जी, उमाकांत जेल से, ये तो उमाकांत यादव उमाकांत यादव जेल से ही जीते। जेल से जीते थे। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? अजय कुमार चतुर्वेदी। आप भी लॉयर हैं? यस। अच्छा, तो जिस तरीके से चतुर्वेदी जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, और लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। आप एक लॉयर हैं, क्या ये सही है? वो मामला तो सही है, सही है? उसमें सही है, लेकिन जन नेता है, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो भैया क्या नाम हुआ? तो जिस तरीके से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चल रही है, आप एक लॉयर हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, क्या ये सही है? इतना बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गया है जिसकी कल्पना करना भारी है। कानून व्यवस्था यही है कि जहां पहले थोड़े से पैसे में काम होता था, वहां 4 गुना पैसा देने के बाद भी तहसीलों और कचहरियों का चक्कर काश्तकार, किसान, मजदूर बेचारा काट रहा है। न्याय बड़ा महंगा हो गया है इस सरकार में। इस संबंध में बताऊं आपके, हम लोग अधिवक्ता हैं, 33 साल मेरी प्रैक्टिस हो गई कलेक्ट्रेट में। इसके पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की, इतने भ्रष्ट कर्मचारी नहीं थे। अगर आप मुकदमा हमारे यहाँ लेके आएंगे, दाखिल कर देंगे, लेकिन बिना 25-50 हजार दिए अधिकारियों को आपको न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग त्रस्त हैं, बातकारी बेचारे त्रस्त हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं? कोई भी एक बैनामा आप बैनामा कराए हैं हमारे तहसीलों में जाके देखिए, नायब तहसीलदार, अपर तहसीलदार, तहसीलदार की यहाँ बैनामा की फाइलें 4-4 साल से अटकी हुई हैं आपत्ति और विपत्ति में, और जबकि वो सरसरी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि बैनामा की नामांतरण सरसरी कार्रवाई है, लेकिन आज 10-20 हजार रुपये बिना ले आपकी तरमीम नहीं हो रही है, लोग फंसा के रखे हुए हैं। हम लोग उससे भी त्रस्त हैं। आप ये जानिए, ये भ्रष्टाचार का है, ये भ्रष्टाचार है। हम लोग दो डेली देख रहे हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। कुछ नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वकील हैं ना, अधिकारियों के बीच में रहते हैं ना, रोज अधिकारी बातकारियों की हम लोग करते हैं, काम करते हैं ना, लेकिन बिना पैसा लिए कोई भी अधिकारी, जिला अधिकारी छोड़ के कोई भी, इसके अलावा कोई भी अधिकारी बिना पैसा ले कोई न्याय नहीं दे रहा है। मतलब भ्रष्टाचार दोगुना गति से हो रहा दोगुना हो गया है मेरे भाई, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कहने में, आप जान लीजिए। क्या नाम हुआ? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव जी, क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल तो भैया एकदम समझ में नहीं आवत बता रहे हैं, माहौल कुछ समझ में नहीं है। ये है कि भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि अब हम लोग वकालत में आके फंस गए हैं, ऐसा आभास होता है। फंस गए हैं, बिल्कुल फंस गए हैं। अधिकारी डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है, धाराओं में फंसाने वाला ही फंस गया। सब धारा जानते हैं, पैसा पा गए तो अपना आदेश पारित कर दे रहे हैं। हाँ, तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और ये अब कम भी होने वाला नहीं है। रामाश्रय यादव एडवोकेट। रामाश्रय यादव जी, लोकसभा चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही हैं और जौनपुर में चुनावी पारा अब चढ़ने लगा है। तीनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, प्रत्याशी रणभूमि में उतर चुके हैं। क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, लगभग तीनों पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और कायदे से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो इंडिया अलायंस है इसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और यहाँ से बीएसपी का जो कैंडिडेट आ गया, चूंकि इतना लोकप्रिय है कि उसका आमना सामना सीधे वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट से हो रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कैंडिडेट, यहाँ तीनों की आमने सामने लड़ाई है, और सवर्ण मतदाता अगर धनंजय की ओर गया, धनंजय सिंह की ओर गया, तो धनंजय सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनका सीधे आमना सामना होगा। और अगर नहीं गया तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनसे आमना सामना होगा। ये चुनाव की स्थिति है, और चूंकि जो स्थिति बनी हुई है शासन और प्रशासन की,
हम लोग तो भाई एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं। आज भी अब तो हम लोगों को वकालत में काम करने में डर लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी फाइलों में हम लोग काम करते हैं, इसके बावजूद पता लगता है कि रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग महीनों बैठे रहते हैं इंतजार में आर्डर के, 2-2, 3-3 महीने के बाद आर्डर आता है और नेट पर ये शो कर दिया जाता है कि उसी डेट में, जिस डेट में फाइल गई है आर्डर में, उसी डेट में आर्डर हो जाता है। नेट पे कुछ और शो किया जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। नहीं, जैसे 7 फरवरी को आदेश की मेरी डेट लगती है और आर्डर आता है 5 मई को, 4 मार्च को आता है, जबकि कानून की व्यवस्थाओं में 14 दिन के अंदर आर्डर रिलीज हो जाने चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं मिलना चाहिए। लेकिन स्थिति ये है कि 3-3 महीने के बाद आर्डर रिलीज किए जा रहे हैं और जो फाइलें हैं जिस पर आर्डर हो रहा है वो पूर्व की डेट निर्धारित की जा रही है, जिससे हमको अपील और रिवीजन करने में लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। अगर हम इस मुकदमे को अपील में ले जाएं, रिवीजन में ले जाएं, तो 60 दिन, 90 दिन, 15 दिन का समय होता है, वो तब तक समाप्त हो जाता है। मान्यवर, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दो बातें हैं इस समय चुनाव में। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, उसके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार कहीं ना कहीं जिसके ऊपर आरोप लगता है कि अगर अब की सरकार बनती है तो संविधान बदला जा सकता है। क्या आपको लगता है ये सही है? जी, ये पूरी 100% बात सही है। जो गवर्नमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के फैसले को ओवर रूल कर दे, बहुमत का नाजायज फायदा लेकर के CGI द्वारा किए गए जजमेंट को ओवर रूल कर दे सदन में ले जाकर के, उस गवर्नमेंट से क्या भरोसा करेंगे? जो गवर्नमेंट पुलवामा के नाम पर, कारगिल के नाम पर वोट मांगे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे, तो उस पार्टी को क्या कहा जा सकता है? वो क्या कर देगी? आज तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोले, न वहां जाने की हिम्मत हुई उनकी, न जाने की जरूरत की। केवल टहल करके अब तो मंगलसूत्र पे उतर आए हैं। किसका मंगलसूत्र जा रहा है? BHU जैसी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो हमारा उत्तर भारत का कैम्ब्रिज कहा जाता है, उनके मीडिया सेल के लोग एक लड़की के साथ 3 लोग मिलकर के बलात्कार करते हैं और ये इसको ले जाकर के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव का प्रचार करवाते हैं। तो जो प्रदेश और देश में इनके विधायक, इनके MP, रेसलरों के साथ जो अन्याय हुआ, बृजभूषण शरण, अब ये कहते हैं कि बृजभूषण शरण दोषी है, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा, उसके लड़के को दूंगा, उसकी पत्नी को दूंगा। लड़के को ला दिए, बिल्कुल ला दिए। क्या और कोई भाजपा का वहां नहीं मिल रहा था? ऐसे अपराधी को ला रहे हैं। कहते हैं भाई उनका दबदबा है। अच्छा, साक्षी महाराज सांसद रह चुके हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। 376 में वो भी मुलजिम रहे। यही स्थिति स्वामी चिन्मयानंद की रही, वो भी मुलजिम रहे। तो इनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो सेंगर हो या इत्यादि, जितने भी फंस रहे हैं स्कैंडल में, दयाशंकर की बात आप ले लीजिए, इनके यहाँ मिनिस्टर हैं दयाशंकर सिंह, और जब दयाशंकर सिंह जी ने मायावती के खिलाफ टिप्पणी की तो दयाशंकर को बैकफुट पर ला करके उनकी पत्नी को चुनाव लड़ा करके मंत्री बना दिया गया, जीता करके। और कोई नहीं था, स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह के अलावा कोई और नहीं था। बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश में थे, पार्टी के अच्छे लोग पड़े हुए हैं, हर पार्टी में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को ले जाना बहुत जरूरी था। आज भी BHU जैसी घटना पर एक भी शब्द, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का क्षेत्र है, वहीं से सांसद हैं, बाबा के सांसद हैं जी, लेकिन एक भी शब्द नहीं। गंगा मैया ने बुलाया है। हाँ, गंगा मैया ने बुलाया है उनको। आज का स्टेटमेंट आप देखिए, आज योगी महाराज बोले हैं कि बसपा, कांग्रेस और सपा के साथ रहने वाले लोग औरंगजेब की औलाद हैं। क्या बाबा ये नहीं जानते कि मैं मान सिंह और जयचंद की औलाद हूं? ऐसे चीफ मिनिस्टर जो हमारे इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और औरंगजेब की औलाद बता रहे हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को, ये क्या कहेंगे? इलिटरेट पर्सन की ही बात तो कहेंगे। और ऐसे लोग आएंगे अगर समाज में, ऐसे लोग नेतृत्व करेंगे तो ये देश कहाँ जाएगा?
संविधान नहीं, पता नहीं क्या क्या, ये लोग तो देश भी बेच सकते हैं। संविधान की बात ही छोड़ दीजिए। मान्यवर वो कह रहे हैं हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, आप कह रहे हैं देश बेच सकते हैं। देश को जरा इन लोगों से पूछिए कि पूरे विश्व में कितनी जगह हिंदू हैं। मोदी साहब जब दूसरे देश में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ, महात्मा बुद्ध का अनुयायी हूँ, और जब यहाँ आते हैं तो विश्वगुरु बनते हैं। चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करते चला आ रहा है, एक वर्ड नहीं बोलते। कहते हैं कि 1 इंच चाइना आगे नहीं बढ़ा है। वही ना, गलवान घाटी की घटना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां चाइना था वहीं का वहीं है, 1 इंच आगे नहीं आया। ये सारी चीजों का तो पता लगा दिए। पुलवामा में RDX आया, 3 कुंटल आया, इनको पता नहीं चला कहाँ से आ गया, कैसे मुहैया कराया गया। ये तो कहते हैं माफिया का हम सत्यानाश कर देंगे, मिट्टी में मिलाएंगे, मिट्टी में मिला दिए। और यही के मुन्ना बजरंगी को जेल में गोली मारी जाती है। वो असलहे कैसे गए? बिना सरकार की जानकारी के चले गए असलहे उस जेल में। जहां इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, जहां इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हो, और वहां असलहे चले जाएं और असलहे से मारा जाए, और फिर ये बता दिया जा रहा है कि सुनील लाठी हत्याकांड का दोषी है। वहीं से विवेचना करके वहीं चार्जशीट भी फाइल कर दी जा रही है। भाई किस जेलर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ? कौन सा जेलर जेल गया? 302 का मुलजिम कौन बना वहां? भाई घोर लापरवाही जेलर की है। उसमें रिवॉल्वर कैसे गई, असलहे कैसे गए? बिल्कुल। और बेरोजगार यहाँ जब स्ट्राइक करते हैं, पेपर लीक होता है तो उनको लाठियां खानी पड़ती है। कानून बनाते हैं ना, कानून बना दिए ना साहब। बिल्कुल बना देंगे। कानून की व्याख्या कर रहे हैं, कानून बना दिए हो। जी, उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत कर देंगे, वो किसी लायक नहीं रह जाए और वो पकौड़ा बेचे। गुंडा एक्ट भी तामील हो जाएगा उनके खिलाफ। हम लोग जब यहाँ खड़े होकर के बेल पर बात करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो हमारा पीओ बैठा हुआ, चूंकि शासन से वो पुष्ट है, 1 मुकदमे है, 2 मुकदमे है, जब उसके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर में उसको बरी करने की बात करते हैं तो वो कहता है नहीं साहब, एक मुकदमा है, ये हीनियस क्राइम हो गया, 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई, हम इसको नहीं बरी कर सकते, जिला बदर करेंगे। तो इस तरह से नए नए बच्चों को जो अपराधी बनाया जा रहा है, नए बच्चों के ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। इसी कलेक्ट्रेट में कम से कम 10 वकीलों को कोर्ट का वर्क करते हुए उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। जौनपुर कलेक्ट्रेट की बात कर रहे हैं, इसी कलेक्ट्रेट में। और अभी 4 दिन पहले की बात है, एक कलेक्ट्रेट अधिवक्ता को मार करके उसके दोनों पैर और हाथ तोड़ दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। वो हॉस्पिटलाइज है, विनय तिवारी जी के यहाँ हॉस्पिटलाइज है, आज तक वहाँ कुछ नहीं हुआ। और हम तो ये महसूस करते हैं कि कोई लीडरशिप के लोग कोई देखने भी नहीं गया होगा कि वो अधिवक्ता मारा गया। तो इस तरह की स्थितियां इस सरकार में बनी हुई हैं। और सारी चीजें जब भय से की जाएं, पहले यहाँ एक आपको बताएं, एक यहाँ डकैत रहता था बरसाती। हाँ, मैंने सुनी उनकी कहानी कुछ। हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों के माँ बाप कह करके सुलाया करते थे कि बेटा सो जाओ नहीं तो बरसाती आ जाएगा। आज तो स्थिति भाजपा गवर्नमेंट की ये है कि भैया जरा सा घर से बाहर मत निकलो, कलेक्ट्रेट में वो देखने तक मत जाओ नामांकन कैसे हो रहा है, नहीं तो पता लगा पुलिस लाठी चार्ज कर देगी और आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। ये भय है। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी मीटिंग में, अपने रोड शो में इस समय चुनाव के दौरान बुलडोजर लेके चल रहा हो, शहर के चारों कोने पर बुलडोजर खड़े किए गए हों, उसके विषय में क्या सोचेंगे भाई? आप कह रहे हैं इतना भय है, और उधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाते हुए प्रधानमंत्री जी कहते हैं जनसभा में कि उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने भयमुक्त बना दिया है। भयमुक्त प्रदेश है ये। बिल्कुल भय मुक्त है। चूंकि भय अगर न होती तो समाजवादी पार्टी के 7 8 विधायक वो जा करके एमएलसी वाले चुनाव में उनको वोट न करते। अगर ऐसी स्थिति न होती तो वो जाकर के वोट न करते। यही है उनका भय मुक्त। उनमें से ज्यादा लोग कहते हैं उनके हृदय में राम भगवान की आवाज आई कि भाजपा के साथ जाना चाहिए, और चले गए। अरे भाई, राम को कौन नहीं मानता?
राम को कौन नहीं मानता। राम के विषय में तो कहा गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो राम को कौन नहीं मानता। राम को सबके आराध्य हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब किसी न किसी रूप में राम को मानते हैं। कोई भाई फरिश्ते जुबा पढ़ते होंगे, खुदा को राम कहते होंगे, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। तो ये सारी चीजें तो है, मानता तो है ही है, अंतर केवल भाषाओं का है। और भाषांतर होने से विचार थोड़े बदल जाते हैं, ईश्वर थोड़े बदल जाता है। ईश्वर तो वही रहता है। इंसान हम भी हैं, आप भी हैं। हो सकता है भाषा आपकी चाइनीज हो सकती हो, हमारी हिंदी हो सकती हो, भोजपुरी हो सकती हो, कन्नड़ हो सकती हो, या हो सकता है आप जर्मनी की भाषा बोलते हो, आप इंग्लिश की भाषा बोलते हो। तमाम जितनी भाषाएं हैं आप बोल सकते हैं। तो भाषाओं से व्यक्ति नहीं बदलता। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपके भी पास वही हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के भी पास हैं, और उनके मुख्यमंत्री जी के भी पास वही हैं। अच्छा मान्यवर, एक जब माहौल बनाया जाता है साहब कि मोदी को रिप्लेस करेंगे, तो एक बड़ा वर्ग ये कहता है मोदी नहीं तो कौन, मोदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी ये कमियां नजर आती हैं। आप भी देखते होंगे, आप भी समझते होंगे कि प्रबल नेतृत्व करने वाला एक सेनापति जो आगे खड़ा होगा, उसको लेकर बड़ी होड़ मची हुई है। माननीय मोदी जी के विषय में मैं बात करूं तो जो आपने पहला सवाल दागा है कि माननीय मोदी जी इस तरह से कहते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो देखिए इस समय तो भारतीय जनता पार्टी में विशेषकर स्पेशली ब्रह्मो एको द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मो एको द्वितीयो नास्ति, उस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और उसमें मोदी जी जो भी कह रहे हैं, अमित शाह उसका कंप्लायंस कर रहे हैं। केवल 2 व्यक्ति हैं इस पूरे पार्टी में, और अगर न रहे होते तो 70 साल की बाइंडिंग जिस तरह से कलराज मिश्र के ऊपर, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी के ऊपर, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर इत्यादि जो हमारे सीनियर लीडरशिप थी, उमा भारती जी के ऊपर, सिंधिया जी के ऊपर, चौहान जी के ऊपर, मनोज सिन्हा के ऊपर इत्यादि ETC जितने भी सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह से उनके ऊपर 70 साल लागू हुआ, क्या वो अलग से कानून बन गया माननीय मोदी जी के लिए? माननीय मोदी जी को तो बाहर जाना चाहिए, अब नए लोगों को लाना चाहिए ना। कब लाएंगे वो? क्या वो 47 का विजन रखे हैं कि 47 तक बीजेपी रहेगी, तो क्या 47 तक वो जीना चाहते हैं? कहते हैं तीसरा टर्म आएगा, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को महाशक्ति बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी चले जाएं। अरे भाई, मोहे सुन सुनी आवत हांसी, सागर में मीन पियासी। आपको याद होगा एक चीज कि बनारस को क्वेटो बना रहे थे मोदी जी, बनारस को क्वेटो बना रहे थे। जापान बौद्धिस्ट कंट्री है, जापान के जो बौद्ध गुरु हैं उन्होंने कहा कि मोदी जी आप काम करिए महात्मा बुद्ध के ऊपर, जो भी पैसा होगा मैं डोनेट करूंगा, बताइए कितना पैसा चाहिए। और जापानी प्राइम मिनिस्टर को लाते हैं तो मोदी जी करते क्या जानते हैं आप? घाटों पे ले जाकर के दीपक जलाते हैं। कौन कहे उनको सारनाथ ले जाने के लिए, कौन कहे कौशाम्बी श्रावस्ती ले जाने के लिए, कुशीनगर ले जाने के लिए, वो घाटों पर दीपक जला रहे हैं। दीपक जलाने से देश का उद्धार होगा? आप कह रहे हो घाटों पे दीपक जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो फंड देना था जापान को, क्वेटो बनाने के लिए जो फंड देना था वो ब्रेक कर दिया और छोड़ करके इंडिया की यात्रा चला गया। आप तो कह रहे ये स्थिति, ये जो तौहीनी हो रही है देश की, अरे आज इसको तो बचाएं मोदी जी, ये तो ना होने दें। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सर कि मोदी जी भागवत गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आए और आप कह रहे हैं वो चले गए। भागवत गीता में तो बहुत सारी चीजें आई हैं। मोदी जी अब पता नहीं कितना पढ़े लिखे हैं। भागवत गीता में एक चीज तो कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ,
और ये हम लोगों के समझ में बात नहीं आती। 18 घंटे में 10 घंटे तो उनको कपड़े बदलने में लग जाते हैं। भाई दिन भर में जो आदमी 4 ठो 10 ठो ड्रेस बदलेगा, मेकअप मेंटेन करेगा, वो कई घंटे काम करेगा। जहाँ भागवत गीता की बात आपने कहा, आप भी महाभारत देखे होंगे, हम लोग भी देखे, पूरी दुनिया देखी होगी। जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तमाम राजा महाराजा एक से एक धुरंधर, मोदी जैसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे वहां, लेकिन उस महिला की आबरू नहीं बचा सके। बचाया कौन? एक कृष्ण। कृष्ण वहां भगवान नहीं आए, वहां कृष्ण आए। उन्होंने अपने भाई के रूप में कृष्ण को पुकारा, भगवान कह के नहीं पुकारा, मात्र कृष्ण भैया कह के पुकारा, और भैया उसके आके उसकी लाज बचाए। लेकिन सारे धुरंधर, द्रोण, कौन कौन से आचार्य, भीष्म पितामह, सब मूड़ी झुका के घुस गए अंदर, और उसको, उस महिला को नंगी की जा रही थी। वही दशा आज हमारे भारत की हो रही है कि सबका चीरहरण हो रहा, बचाने वाला कोई नहीं। ये जान लीजिए, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये क्या कहेंगे कि हम जो कुछ किया है, आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। आज अभी कांग्रेस की धरती पर, कांग्रेस की सड़क पे, कांग्रेस के विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं। कई प्राइमरी विद्यालय बनवाए मोदी जी या योगी जी? आप बताइए। कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, कहाँ बनवाया अभी तक? यहाँ हमारे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आप जाने की सपा की देन है, अखिलेश यादव की देन है ना? लेकिन इन्होंने कई स्कूल बनवाया, बताइए नाम बताइए हमको जनपद जौनपुर में कि कई मेडिकल स्कूल बनवाए, कई कॉलेज बनवाए, कई प्राइमरी विद्यालय बनवाए। केवल किए का रंग पेंट करवा दिए, पैसा देश का बर्बाद कर दिए, और उसमें ज्यादा पैसा खींच के नाम बदल दिए। खाली नाम बदलने में तेज हैं, बस काम करने में नहीं तेज हैं। विकास भवन रंगने से नहीं चलेगा, टिकेगा। वो उस जर्जर हो गया, इसके पहले बना था ना। आज अभी देखिए, कल वाले पेपर में देखिए, जहां जहां भाजपा के लोग पुल सड़क का निर्माण किए, 2-2 फीट के गड्ढे हो गए, और अभी तक वो गड्ढे मुने नहीं गए। कहते हैं गड्ढा मुक्त प्रदेश हम चला रहे हैं, आप कह रहे हैं गड्ढे मुने नहीं गए। मौर्य जब चुनाव हो रहा था तो सड़कों के लिए बहुत तूफान मचाया था कि ये हो गया हो गया। आज कहाँ गया? केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री है ना, डिप्टी मिनिस्टर हैं, वो मंत्री है ना, लेकिन गड्ढा क्यों नहीं मून देते? कहते हैं कि सपा समाप्त हो जाएगी, बसपा समाप्त हो जाएगी, अपना चुनाव क्यों नहीं बचाए? क्यों वो हार गए? क्यों नहीं बचा लिए? बहुत बड़े महान थे तो क्यों बड़े महान थे तो अपना चुनाव क्यों हार गए भाई? महानता कहाँ गई उनकी? कहते हैं बड़ी विजय के लिए छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है। ये तो एक जैसे आप किसी आप शब्द नहीं कहना चाहते हम, कि जिसे किसी छोटे बच्चे को आप पीट दीजिए बड़े होकर के, वो चिल्लाने लगे तो उसको कहेंगे ये बदतमीज है, और खुद आप पीते हैं उसको, आप अपने को बदतमीज नहीं कहेंगे। ये दशा है ही नहीं। आप बताइए, खुद आप लोग बुद्धिजीवी हैं, मीडिया से जानकारी रखते हैं, तमाम लोगों के पास जाते हैं, आप बताइए कि क्या ये सत्य है? नहीं है ना। तो ये है महाभारत की कहानी। तो महाभारत को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास कोई बदल नहीं सकता। हम लोग तो सारे लोग जो है अब तो हो गए उनके, आज कौन औरंगजेब के औलाद, तो हिंदू कहाँ रह गए? हिंदू तो कहाँ से आएगा? इनका काम है विकल्प मोदी के। आप बताइए। बताइए आपने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के विषय में आपने पूछा, सवाल पूछा। मेडिकल कॉलेज बाबू नहीं बन रहे हैं सर। क्या है ना कि ये सरकार लगातार दावा करती है, सुन लो इसके बाद फिर। मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहे हैं, ये स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज, स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय बन रहे हैं। ये सारी संस्थाएं निजीकरण हो रहा है, निजी लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। प्राइवेट आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट चीजें हो रही है। निजीकरण का मतलब प्राइवेट। तो ये जो हमारी सरकार की जैसे जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने अपने रिजीम में दिया था, धन भी आवंटन किया, सारी चीजें हुई। आज भी आप मेडिकल कॉलेज में जाकर के देख लीजिए, आज भी निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, और उसको स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर कर दिए। किए कि नहीं किए? किए ना। तो स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज आप जब बनाएंगे तो नियंत्रण उस पर किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा, अथवा जिसका रहेगा वो उसका रहेगा।
उसी का रहेगा ना। तो इस तरह का काम तो मोदी जी के मैनिफेस्टो में है, वही करना चाहते हैं। उनका 2 मैनिफेस्टो है, बीजेपी का 2 मैनिफेस्टो है। एक तो पब्लिक के लिए है, एक एक्शन के लिए है। एक्शन का अलग मैनिफेस्टो है उनका, और पब्लिक के लिए अलग मैनिफेस्टो है। पब्लिक के लिए तो वो मंगल सूत्र की बात करेंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 80 करोड़ का राशन वो अपने घर से लाए थे। कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया है। कौन सी खेती करते हैं? एक तरफ उनको तो अब क्या कहें, हमको नहीं कहना चाहिए। इन लोगों को कहते हुए भी शर्म नहीं आती कि जिस देश का 80 करोड़ पॉपुलेशन उनके भोजन पर निर्भर हो, तब भी वो कहते हैं कि गरीब मुक्त हो रहा है भारत। वो कहते हैं कि गरीबी खत्म हो रही है। गरीबी नहीं, गरीब को खत्म करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आप बताइए, उनका स्टेटमेंट है ना, 80 करोड़ को भोजन दे रहे हैं वो। अगर 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं तो बचे कितने? और ये लफाजी वाली जो इनकी जनगणना है, जो काउंटिंग है 80 करोड़ की, 1 करोड़ 40 लाख, 1 अरब 40 करोड़ की, ये लफाजी वाली जनगणना जब इन्होंने जनगणना कराई नहीं तो ये बोलते कैसे हैं? बताओ आप, जनगणना आपके जमाने में कब हुई? आप भी तो 2011 में। 2011 से क्या चल रहा है ये? 2024। कितने साल बीत गए? लगभग 13 साल। 13 साल बीत गए। 13 साल में इनकी, 13 साल पहले इनकी गवर्नमेंट नहीं थी। ये 10 में आए, 14 में आए, 10 साल इनका हुआ, और ये 10 साल में अपनी जनगणना नहीं कराए देश की, तो कैसे बोलते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ लोग यहाँ हैं और हम 80 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं? ये कहाँ से आंकड़ा इनको मिलता है? कहते हैं हमारे पास सबका आंकड़ा है, आधार कार्ड है हमारे क्या पास। देश केवल आंकड़े से चलेगा कि फैक्चुअल भी कुछ होगा? फैक्चुअल भी कुछ होगा कि आंकड़े से होगा? आपको मैं कह दूं, वही मैथ, केमिस्ट्री और उन सबको टीचरों वाली हाल है कि हम मान लेते हैं कि ये है, लेट इट बी एक्स। तो इस तरह की व्यवस्थाएं देखिए नहीं चलेगी। धरातल पर सारी चीजें आनी। आप बताइए ना, कई ठो कैनाल बना दिए देश में। ये कहते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बताइए, कई ठो कंपनियों की स्थापना करा दिए, ये कई ठो कैनाल बना दिए, ये कई बड़ी रेलवे लाइन बना दिए। ये कहते हैं पूरे देश को पहली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया, पूरे देश को पहली बार हमने रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया। और रेलवे में जितना काम वो ये कहते हैं कि जितना काम इस समय हो रहा है भारत के इतिहास में इतना नहीं हुआ था। रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना काम हो रहा है भारत के इतिहास में इतना नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ। इनके ग्रुप की बड़ी बड़ी कंपनियों की चाहत के आधार पर 4 लेन 6 लेन सड़कें बनाई गई और बाईपास इनकी झोली में वो पैसे डाले गए। इसलिए ये सड़क के निर्माण इनकी बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया। छोटे से ठेकेदार तो खत्म हो गए, उनकी कहानी समाप्त हो गई और लेबर से काम खत्म कर दिया गया। आपको बताऊं, एक छोटी सी घटना बताऊं, अमूल का प्लांट यहाँ स्थापित किया गया है बनारस में, और मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सब लोग बड़े धूमधाम से उसका उद्घाटन किए। एक भी व्यक्ति, आप लोग जाकर के बाइट कर लीजिए वहां, एक भी व्यक्ति किसी ठीक ठाक पोस्ट पर, जौनपुर या वाराणसी या भदोही का, गाजीपुर का अगर उसमें पोस्ट हो तो आप बताइए। कोई नहीं। अब सारे के सारे वर्कर जितने हैं सब गुजरात से आए हैं। तो क्या मतलब है उस कंपनी का हमारे लिए, जब हमारे स्थानीय लोग उसमें सेवा न दे सके? हमारे लोगों को लगाए हैं केवल पोछा लगाने के लिए, फर्श पर पोछा लगाने के लिए स्थानीय लोगों को लगाए हैं। वो भी रेगुलर नहीं करेंगे, और जितने रेगुलर कर्मचारी वो रख रहे हैं वो अपने आगे गुजरात के लगा रहे हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनकी, भाई पूंजीपतियों के हाथ में वो देश देना चाहते हैं, और इसलिए भी देना चाहते हैं कि इसका एक जीता जागता उदाहरण है, अग्निवीर की भर्ती की है। ये 4 साल में ये रिटायर करेंगे बच्चे, हमारे नए बच्चे 4 साल में सर्विस करने के बाद आप बताइए कहाँ जाएंगे? कहते हैं 4 साल बाद वो इतने योग्य हो जाएंगे कि देश पे कोई आपदा आएगी तो वो खुद अपना उसका सामना कर सकेंगे। हाँ, उनकी योग्यता में बता दूं, जिस तरह से रसिया में
यूक्रेन युद्ध के लिए प्राइवेट सेना का जो रखवाला था, क्या नाम था उसका भाई, नाम नहीं याद है, उससे रसिया ने प्राइवेट सेना ली और वो बैक कर दिया, तो वहां के राष्ट्रपति के लेने के देने पड़ गए। ठीक वही अमित शाह और मोदी जी करना चाहते हैं। हमारे अग्निवीर ट्रेंड होकर के 4 साल में आएंगे और अडानी, अंबानी इत्यादि जो बड़े बड़े पूंजीपति हमारे हैं उनको 15,000 20,000 पर री एम्प्लॉय करेंगे। सेना से आएंगे, उनको असलहा दिलवाएंगे, उनके असलहे का पूरा दुरुपयोग उनके सहित करेंगे। और अगर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, निजीकरण था, इन सारी चीजों में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उनकी ये अलग सेना होगी, अडानी अंबानी की अलग सेना होगी, और ये उन्हीं सेना से, हमारे ही बच्चों से, हमारे लोगों को जो आंदोलन कर रहे होंगे उन्हीं के ऊपर गोली चलवाएंगे और उन्हीं को मुलजिम बनवा करके उन्हीं को जेल भेजेंगे। ये पॉलिसी है अमित शाह और टाइट एंड टाइट वेट फार्नर। आज का वो समय है जब चुनाव आयोग जैसी संस्था पंगु बन गई है। हमारी जुडिशरी पर इनका पूरा दबाव और प्रभाव था। जस्टिस लोया जैसी हत्या, तमाम हमारे चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यसभा में भेजना, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया जिसको डिस्टर्ब करना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पंगु बनाना, ये सब जीते जागते उदाहरण है इस 10 साल के अंदर। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं इस चीज को। लेकिन जानने के बाद भी आप जानते हैं रवीश कुमार जैसे व्यक्ति को, अगर वो अपना इंटरव्यू दे रहा है, अगर सही चीज बोल रहा है, तो उसको उस चैनल से निकलवा करके बाहर किया गया, आवाज दबाई गई। अशोक वानखेड़े जैसे लोगों को आप पढ़िए, सुनिए, प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग को देखिए, शर्मा जी को सुनिए आप। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो आज शायद बहुत सारी चीजें हमारे आप के लोग न जान पाते। वास्तविकता को इतना ड्रॉप किया जाता है। भाई आज तक हुआ तमाम, अब उनके चैनल हुए, क्या नाम है उसका, अमित देवगन, ये जैसे ये लड़ने आते हैं हमसे डिबेट में, अपनी राजनीतिक बात नहीं रखने आते, पूछने नहीं आते सवाल, वो उनकी तरफ से जैसे वो लड़ने आते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को आप गिना रहे हैं उनके कार्यों को, वो कहते हैं कि इतिहास मुझे क्या याद रखेगा, मैं तो एक तिनका हूँ, इतिहास इस देश को याद रखे। जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास कैसे देखेगा? देखिए, अगर ये जनता माननीय मोदी जी को पुनः रिपीट करती है, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी, जो हमारे पोते या बेटे जो जिसके छोटे छोटे हैं, हम अगर मर भी जाएंगे तो हमारे फोटो लगाएंगे और जूते निकालेंगे, उसी फोटो पर जूते से मारेंगे और कहेंगे कि कमीने साले तुमने क्या किया। जब मोदी जी और अमित शाह इस तरह से कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? और मैं ये जानता हूं कि जिस तरह से चिड़िया वो जंगल की आग बुझा रही थी, मेरी वही हंस रहा है। बोलना तो पड़ेगा, लेकिन मैं जंगल की आग को नहीं बुझा सकता, किंतु अपने प्रयासों से मैं पीछे भी नहीं हट सकता। जितना प्रयास होगा हमारा, हम मोदी जी को रोकेंगे, उनका जितना प्रयास हो वो आएगा। एड़ियां हम तब तक रगड़ेंगे जब तक पानी न निकल जाए। एड़ियां हम तब तक रगड़ेंगे जब तक पानी निकल जाए। कम से कम चिड़िया की तरह वह तो कहेगा कि मेरे बाबा लड़के शहीद हुए, मेरे बाबा उनका विरोध करके शहीद हुए, जेल में जा करके शहीद हुए। ये तो मेरी पीढ़ी नहीं कहेगी कि ये भोसड़ी वाला गंदा काम किया, उसी में हमें हाँ मिला। चलिए चाचा, हम आप बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा? संतोष कुमार गौतम। गौतम जी, क्या माहौल रहेगा? पूरे भारत का बताएं, जौनपुर का बताएं, यूपी का, जौनपुर का बताइए। जौनपुर में 100% है कि बीएसपी सरकार जो है, बीएसपी सरकार के माननीय श्री कला रेड्डी जी जो है यहाँ से सीट निकालेंगे जौनपुर से। जौनपुर में श्री कला रेड्डी जी जीत रही हैं।
कृपा शंकर सिंह भी हैं, कृपा बाबू सिंह शंकर कुशवाहा जी भी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के पास एक कैडर बेस वोटर है, बहुत ज्यादा वोटरों का हार जीत का अंतर नहीं रहेगा, 10,000 20,000 30,000 का रहेगा जो है, और जिनमें कृपा शंकर सिंह तीसरे नंबर पे जाएंगे, क्योंकि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो मुसीबतों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। इस समय माननीय धनंजय सिंह जी बहुत मुसीबतों से टकराए हैं जो है। वो जो आप भय की बात अभी कर रहे थे, भय तो बीजेपी वालों को अगर इतना नहीं होता तो चुनाव में आचार संहिता में जो है धनंजय सिंह को जेल नहीं करवाते, उनके पास और समय था, इसके पहले भी समय था। जब चुनाव आता है तब ये स्ट्राइक का मामला दिखाते हैं और इसके बाद भय दिखाते हैं, डरवाते धमकाते हैं, पर विपक्ष को जो है हमेशा विरोध करने का अधिकार रहा है। हम भारतीय संविधान के तहत जो है, भारतीय संविधान के तहत हम स्वतंत्र हैं जो है, जो भी कार्य हम करते हैं भारतीय संविधान के तहत। इन्होंने भारतीय संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया है जो है, भारतीय संविधान हमारा खतरे में है। हमें अगर हमारे महापुरुष अगर इतनी लड़ाई न लड़ते तो हम यहाँ नहीं पहुंचते। हम लोगों का परम कर्तव्य है भारतीय संविधान को बचाने का। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने क्या किया, 10% आरक्षण जो है दे दिया जो है जनरलों को, जो कि ऐसा संविधान में नहीं था। इन्होंने अलग से जो है नियम कानून बना करके लागू किया। ये इनकी पार्टी सिर्फ झूठी की पार्टी है जो है, झूठ बोलती है और झूठ बोलती, जितने नेता इनके हैं सब झूठे हैं जो है, कोई धरातल पे काम नहीं करता, सिर्फ हवाई में काम करते हैं। तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी थे, यहाँ पर जो है पोस्ट पूरा जो है अपने पैड पे लिखवा दिए थे कि मेरी सरकार बनेगी तो इस बार अधिवक्ताओं को मानदेय दिया जाएगा, जूनियरों को जो है मानदेय दिया जाएगा 2-3 हजार। जो कहा गया गड्ढा मुक्त सरकार की बात करते हैं, कहाँ चला गया गड्ढा मुक्त। बेरोजगारी की बात देख लीजिए, महंगाई जब इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई बहुत हो गया, बेरोजगारी बहुत हो गया। वही सिलेंडर का बाटा स्मृति ईरानी जी पेट में बांध के घूमती थी, आज वहाँ कहाँ चल। जो राशन की आप बात करते हैं, रिचार्ज बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, राशन बढ़ गया। ये तो हमारा जो जनता को जो राशन दिया जा रहा है इससे देश का भला नहीं होने वाला। अगर एक 4th क्लास की नौकरी मिल जाती, 20-25 हजार का नौकरी अगर वो करता रोजगार, तो कितना जो है जनता अपने परिवार का भला अच्छा, बदलाव होगा कि नहीं होगा देश में? इस बार बदलाव होगा, विपक्ष इंडिया जीतेगा जो है। तो बदलाव होगा ना, बदलाव अवश्य बदलाव होगा, श्योर बदलाव होगा। बदलाव होगा, यस यस जी कंफर्म है बदलाव होगा एकदम 101%। परिवर्तन संसार का नियम है, होगा और ये लागू हो जाएगा इस बार। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम, दादा क्या नाम हुआ? हमारा नाम बंशीलाल। क्या लगता है इस बार देश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? हो चाहिए। हो चाहिए। क्या नाम होता था? रामाचल बदलाव होगा कि नहीं होगा देश में? बदलाव होगा। चाचा की बात सुन के तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं अपने मन से कह रहे हैं ना? डर तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं, डर का है। अच्छा, तो जिस तरीके से आपने देखा कि जौनपुर कचहरी के तमाम सम्मानित अधिवक्ताओं ने हमसे बात की, अपनी राय को रखा और हर पहलू पर खुलकर बोला और ये बताया भी कि बोलना कितना जरूरी है। आज के समय बोलना कितना जरूरी है, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल की पीढ़ियां मौन कर दी जाएंगी। इसी तरीके की कवरेज आपको हम देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष, देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।